आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे के पहले के भाग में हमने मौलिक अधिकारों की बात की थी। उसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 का जिक्र किया था और हाशियाकरण से निपटना, यह उसका दूसरा भाग हम देख रहे हैं। और इस भाग में दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, हाथ से मैला उठाने का कलंक, सिर पर मैला उठाना अमानवीय, भारतीय संविधान और अस्पृश्यता, आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम और निष्कर्ष, और इस अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हम दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, इस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ हमको एक केस स्टडी दी गई है जिसका हमको अध्ययन करना है। बताना चाहूँगा, हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियाँ के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जानें कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो कहानी इस प्रकार से है कि जकमालगुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। जकमालगुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खपा थे। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वाले के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। उच्च जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसीलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दे। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की उच्च जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। तो ये होगी जकमालगुर गांव के एक रत्नम युवक की कहानी। दोस्तों, यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब रत्नम पर इस प्रकार का अत्याचार हुआ था तो उन्होंने इस कानून मतलब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का उन्होंने आधार लिया था।
तो इस कानून के तहत दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपना अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। यूँ तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुले आम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाया कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। आइए देखते हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 में क्या प्रावधान है। इसी प्रकार 1970 के और 1980 के दशकों में भी आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का हिस्सा या गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। और यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक है कि उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया है बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं तो इस कानून के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई होती है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के खिलाफ होता है या मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे इस कानून के तहत सजा मिलती है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाता है इस कानून के तहत। तो इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कार्रवाई की जाती है और यह कुछ अपराधों के स्वरूप भी यहाँ बताए गए हैं। अगला मुद्दा है हाथ से मैला उठाने का कलंक। बहुत सारे लोग झाड़ू, टीन और टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मलमूत्रों को ठिकाने लगाते हैं, यह हमको मालूम है। और वे बिना पानी वाले मतलब सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर स्थानों पर फेंक कर आते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यह काम करते आ रहे हैं और यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है, मतलब दलित लोग ही यह काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार यहाँ आंदोलन किया गया था और उनके अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 13 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 96 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। तो ये उनका ब्यौरा है। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों का भी सामना करते हैं। उदाहरण के हम देखते हैं कि इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है क्योंकि वो गंदगी में काम करते हैं
और वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखें, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर भी असर पड़ता है और इस काम के लिए उन्हें बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है। नगर पालिकाओं में काम करने वालों को रोजाना 30 या 40 रुपये मिल जाते हैं और जबकि निजी घरों में काम करने वाले लोगों को इससे भी कम पैसा मिलता है। तो यह सिर पर मैला उठाने वाला जो काम होता है बहुत ही खतरनाक या उनको गंभीर खतरा बन सकता है। भारतीय संविधान और अस्पृश्यता का मुद्दा है और इसको हम समझ रहे हैं कि जैसे कि भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया है, दंडनीय अपराध माना गया है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। उदाहरण के लिए गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक्कलियार किसी श्रेणी में आते हैं और जनरली ये लोग गांव के किनारे अलग टोलों में उनको रहना पड़ता है, गांव के बाहर रहते हैं। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास भटकने भी नहीं दिया जाता और इसीलिए सरकार ने 1993 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 का कानून पारित किया और इस कानून के अनुसार सिर पर मैला उठाने वालों को काम रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाई दी गई है। आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम, ये 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए, इस प्रकार की उनकी मांग होती है। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समुदाय को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए, इस प्रकार से उनकी मांगे होती है। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू, इनका आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। इसका मतलब ये है कि यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा कराने में क्यों हिचकिचाती है, यही उनका प्रश्न है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का अर्थ यह नहीं होता कि वह वास्तव में लागू हो चुका हो। दूसरी बात यह है कि इन प्रावधानों को लागू कराने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। लोकतांत्रिक समाज में संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, तभी लोकतांत्रिक या लोकतंत्र जिंदा रह सकता है।